सो हेलो एस्पिरेंट्स। चलिए आज के फैक्टॉइड्स को देखते हैं जो पिछले लास्ट वीक के अंतर्गत आए थे। उन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किस तरीके से हम अपने आंसर्स में या एथिक्स या एसे के अंतर्गत यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम GS1 के डेटास को देखते हैं। सबसे पहला जो डेटा है वो मॉनसून डेफिसिट से संबंधित डेटा है। इसे आप अपने ज्योग्राफी के आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं कई बार, क्योंकि क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रश्न यूपीएससी पूछता है। तो उसमें आप दर्शा सकते हैं किस तरीके से मानसून में गिरावट आई है। इस वर्ष 9% की डेफिसिट देखी गई है। तो ये पहला डेटा है। और IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार ये इसलिए हुआ है क्योंकि क्लाइमेट चेंज, अब जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो आप ये दर्शा सकते हैं कैसे प्रभावित कर रहा है भारत को जलवायु परिवर्तन। दूसरा डेटा है म्यूजियम से। फोटोग्राफी म्यूजियम खुला गया है गुरुग्राम में, और इसका सबसे अच्छी चीज या बेस्ट पार्ट ये है कि क्राउड फंडिंग, यानी कि किसी भी तरीके से सरकार से मदद नहीं ली गई है। पूरी तरीके से आम जनता ने आपस में पैसे मिलकर क्राउड फंडिंग के थ्रू ही इस म्यूजियम को खोला है। तो आप दर्शा सकते हैं, जैसे अगर आर्ट एंड कल्चर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेंस के अंतर्गत, तो आप बता सकते हैं कि कैसे क्राउड फंडिंग के थ्रू भी म्यूजियम खोला जा सकता है। देन आप GS2 के डेटास को देखते हैं। देखिए, कुछ जजमेंट्स आए हैं। ये ऑलरेडी पहले आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि काफ़ी फेमस रहे हैं इसलिए मैंने इन्हें नोट कर लिया था। और आप इन्हें अपने पेपर्स में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉलिटी के अंतर्गत या कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ऐसे जजमेंट्स को लेकर आएंगे, सोशल जस्टिस में ऐसे जजमेंट्स को लेकर आएंगे, आप उतने ज़्यादा नंबर या अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, पहला जजमेंट है नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या किया था ये सुप्रीम कोर्ट ने, जो सेक्शन 377 है इंडियन पीनल कोड की, उसे डिक्रिमिनलाइज किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो आप ये दर्शा सकते हैं नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देन सेकंड है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 ऑफ द आईपीसी, जिसमें एडल्टरी को क्रिमिनलाइज किया हुआ था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था और डिक्रिमिनलाइज किया था एडल्टरी को। तो आप ये दर्शा सकते हैं कैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एडल्टरी को डिक्रिमिनलाइज किया। क्योंकि जब एडल्टरी क्रिमिनलाइज थी तो उसमें ऐसी भावना थी कि जो वुमेन है या महिला है उसे ऑब्जेक्टिफिकेशन करने की कोशिश की गई थी, ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश की गई थी। तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर खारिज किया और डिक्रिमिनलाइज करने पर बल दिया। देन इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी अगेन आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात यहाँ पर दर्शा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैराइटल रेप पर यह आर्ग्यूमेंट है कि मैराइटल रेप को इसलिए क्रिमिनलाइज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उससे जो शादी वाली संस्था है, यानी कि जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है, उस पर चोट होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर यह कहना था इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है वो ऑलरेडी अपने आप में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, लेकिन अगर उसके अंतर्गत कोई क्राइम हो रहा है तो जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियरी आगे आए। तो आप बता सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट के अंतर्गत आर्टिकल 14, जिसमें लैंगिक समानता या जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है, उसे ही बढ़ावा देने पर बल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। देन अगेन ADR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ADR यहाँ पर एक एनजीओ का नाम है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो आप उसका यूज कर सकते हैं यहाँ पर कि कैसे इस पर्टिकुलर जजमेंट में जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था कि सारे के सारे MPs का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है वो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हें पब्लिश करना पड़ेगा पब्लिक डोमेन के अंतर्गत। तो आप ये भी दर्शा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से रिफॉर्म्स लिए हैं इलेक्शन को सुधारने के लिए। देन जेंडर पैरिटी इन जुडिशरी नेक्स्ट डेटा है। आप यहाँ पर यह दर्शा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्रता के पश्चात से ही अभी तक केवल 11% जो जजेस रहे हैं वो महिलाएं रही हैं। तो इतनी जेंडर पैरिटी या जिसे बोल सकते हैं जेंडर डिसइक्वालिटी हमारे हायर जुडिशियरी के अंतर्गत भी विद्यमान है। देन हाई कोर्ट्स में थोड़ी सी स्थिति सही है, वहां पर 28% ऑफ द जो जजेस रहे हैं अभी तक स्वतंत्रता के पश्चात से अभी तक 28% महिलाएं रही हैं। तो आप ये दर्शा सकते हैं कि जो लैंगिक समानता है, जेंडर पैरिटी है, वो जुडिशियरी के अंतर्गत भी काफी कम देखने के लिए मिलती है। तो चलिए अब जुडिशियल हाइपर एक्टिविज्म को समझते हैं। देखिए, जुडिशियल हाइपर एक्टिविज्म, यदि आप फ्रेशर आपको नहीं पता क्या होता है, तो इससे ये तात्पर्य होता है कि जो न्यायपालिका होती है या जो जुडिशियरी होती है, जब वो अपने डोमेन या कार्य क्षेत्र से बाहर निकलकर लेजिस्लेटिव डोमेन या फिर एग्जीक्यूटिव डोमेन, यानी कि विधायिका का जो कार्य क्षेत्र होता है और या कार्यपालिका का जो कार्य क्षेत्र होता है, उसमें जाकर उन्हें आदेश देती है कुछ कार्य करने के लिए, तो उसे जुडिशियल हाइपर एक्टिविज्म या फिर न्यायपालिका अति सक्रियता, न्यायिक अति सक्रियता के रूप में देखा जाता है। तो देखिए, हाल में ये एग्जाम्पल आया तमिलनाडु हाई कोर्ट का। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव को, जो तमिलनाडु की एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उन्हें यह आदेश दिया है कि वो प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु के निर्माण पर बल दें।
देखिए यदि आपको पता होगा तो केवल प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ही है और ये एक नेशनल बॉडी होती है। तो ऐसे में जब तमिलनाडु हाई कोर्ट एक राज्य को या राज्य की कार्यपालिका को आदेश दे रहा है कि आपको प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु का निर्माण करना है, जबकि ये पूरी तरीके से एक लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में ही आता है, तो ऐसे में इसे जुडिशियल हाइपर एक्टिविज्म के एग्जाम्पल के रूप में देखा जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यूपीएससी आपसे मेंस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जुडिशियल हाइपर एक्टिविज्म, स्टेट विद एन एग्जाम्पल। तो ऐसे में आप इस प्रकार के उदाहरणों को यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा डेटा है यूनिवर्सिटीज वैकेंसीज से। देखिए हमारे विश्वविद्यालय में कई रिक्तियां जिसे बोलते हैं मौजूद हैं, कई वैकेंसीज मौजूद हैं। तो जब GS2 के पेपर में जो एक एजुकेशन का एस्पेक्ट है, आप उसके अंतर्गत ये दर्शा सकते हैं कि कैसे यूनिवर्सिटीज वर्तमान समय में कई कमियों से गुजर रही है। तो पहला डेटा है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनमें 6000 स्थान अभी भी रिक्त हैं। ये सारे के सारे डेटा जो है वो प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है उनसे संबंधित है। देन दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसे 50% स्थान है या 50% वैकेंसीज हैं जो कि प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित है। उसी तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट 70% वैकेंसीज है प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट को लेकर। तो ऐसे में गवर्नमेंट वर्तमान समय में क्या कदम उठा रही है, आप दर्शा सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो MHRD है, उन्होंने जो MHRD मिनिस्टर उन्होंने हाल ही में ये आदेश दिया है सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को जो कि जितनी भी ये वैकेंसीज है 6000 जो वैकेंसीज है सितंबर तक पूरी तरीके से भर दी जाए। तो आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑलरेडी कई सारे कदम इसके प्रति उठा रही है। देन जो नेक्स्ट डेटा है वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है। देखिए यूपीएससी कई बार मेंस में कोई ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पार्लियामेंट की जो कार्य जो जिस प्रकार से पार्लियामेंट कार्य कर रही है उसमें कमियां नजर आते हुए दिख रही है, तो इस पर टिप्पणी कीजिए। तो आप ये वाला डेटा दर्शा सकते हैं कि जो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पद है, आर्टिकल 93 के अंतर्गत इस पद को लेकर आया गया है। लेकिन वर्तमान जो लोकसभा चल रही है 17th लोकसभा जो चल रही है उसमें डिप्टी स्पीकर अभी तक अपॉइंट ही नहीं हुए हैं। 830 दिन गुजर गए हैं अभी तक, लेकिन फिर भी डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली है। तो आप ये दर्शा सकते हैं कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स भी, क्योंकि जब ऐसे पद नहीं भरे जाएंगे तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स भी बाधित होगी और जो अपोजिशन है उसका भी ट्रस्ट पूरी तरीके से पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पर एक तरीके से कम होता हुआ नजर आएगा। तो आप ये वाला डेटा यूज कर सकते हैं यहाँ पर। देन इंडिया रशिया टाइज। देखिए भारत और रशिया के हाल में संबंध ज्यादा प्रगाढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं और फार ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम अभी हाल ही में हो रहा है। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये वाला स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया रशिया टाइज स्टूड टेस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि जो भारत और रशिया के संबंध है उन्होंने जो समय की परीक्षा है उस पर भी वह खरे उतरे। तो देखिए ऐसे जब स्टेटमेंट्स आते हैं तो आप ऐसे स्टेटमेंट्स को GS2 के जो डिप्लोमेसी से संबंधित क्वेश्चन होते हैं या जो इंटरनेशनल रिलेशंस से संबंधित क्वेश्चन होते हैं आप वहां पर उसे कंक्लूजन के रूप में या स्टार्टिंग के रूप में यूज कर सकते हैं, तो काफी प्रभावी नजर आएगा। तो केवल ये नहीं लिख देना कि इंडिया रशिया टाइज स्टूड टेस्ट ऑफ द टाइम एज प्राइम मिनिस्टर सेड, ऐसी चीज नहीं लिखनी, आपको साथ में ये भी बताना कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा स्टेटमेंट कब बताया। तो आपको ये नीचे लिखना पड़ेगा फार ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2021 में। देन इंडिया रशिया टाइज में ये दो डेटास भी हैं, लाइक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 2593, ये डेटा याद रख लीजिएगा, यूएनएससी रेजोल्यूशन नंबर 2593, ये टेररिस्ट आतंकवादियों से संबंधित है और इसमें दोनों भारत और रशिया साथ में हाल ही में आए हैं और उन्होंने कहा है कि जितने भी आतंकवादी संगठन है उन पर बैन करना चाहिए, उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। दूसरा डेटा है कि ज्वेज़दा डॉक, ये रशिया में है, और मजगांव डॉक, इनमें हाल में संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं, दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं दोनों डॉक्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा शिप बिल्डिंग की जा सके। तो ये आप न्यू डेटाज यूज कर सकते हैं इंडिया रशिया टाइज को दिखाने के लिए। देन अब जो नेक्स्ट डेटा वो GS3 से संबंधित है। देखिए हाल में एक रिपोर्ट आई है कि जो ब्राह्मणी रिवर है उसका डाइवर्जन किया जा रहा है। तो जो ब्राह्मणी रिवर है वो भीतरकानिका रिजर्व जो कि ओडिशा के अंतर्गत है वहां तक जाती है और मैंग्रोव्स के लिए ब्रैकिश वाटर का होना बहुत जरूरी है, तभी वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ते हैं। तो जब भीतरकानिका रिवर का डाइवर्जन हो रहा है तो उसके चलते जो फ्रेश वाटर है वो भीतरकानिका मैंग्रोव्स या भीतरकानिका रिजर्व्स तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस रिजर्व तक नहीं पहुंच पाने के कारण ये देखा गया कि जो मैंग्रोव्स हैं उनमें कमी आते हुए दिख रही है। तो ऐसे में जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं उनके अस्तित्व पर भी ये संकट लेकर आ सकता है। तो आप ये दर्शा सकते हैं कि कैसे क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा बढ़ रहा है ओडिशा के अंतर्गत और ब्राह्मणी रिवर का डाइवर्जन हो रहा है, तो ऐसे में जो नेचुरल रिजर्व है और मैंग्रोव्स है यानी कि जो ग्रीन कार्बन सिंक है, ब्लू कार्बन सिंक है और बायोडाइवर्सिटी है, उन सब पर एक प्रकार की हानि या संकट आता हुआ नजर आ रहा है।
देन नेक्स्ट डेटा साइबर सिक्योरिटी से संबंधित। देखिए साइबर सिक्योरिटी पुनः आपके GS3 के अंतर्गत एक टॉपिक है, उसमें रैंसमवेयर से संबंधित एक डेटा आया था हाल में कि REvil, ये एक रैंसमवेयर का नाम है, इसने फर्स्ट हाफ ऑफ द 2021 में जितनी अर्निंग की है उनकी एवरेज अर्निंग वर्तमान समय में $2.25 मिलियन है। ये लगभग पिछले वर्ष से 60% ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं साइबर सिक्योरिटी या जो जिस तरीके से साइबर वॉर वर्तमान समय में चलता हुआ नजर आ रहा है, रैंसमवेयर किस प्रकार से एक संकट लेकर आता हुआ दिखता है। तो ये डेटा आप कोट कर सकते हैं, $2.25 मिलियन एवरेज अर्निंग रही है रैंसमवेयर की फर्स्ट हाफ ऑफ द 2021, और ये 60% ज़्यादा है एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर अर्निंग्स। तो देखिए ये डेटा एडिबल ऑयल इंपोर्ट से संबंधित है। एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स इंडिया का 55% है, यानी कि भारत जितना खाद्य तेल का इस्तेमाल प्रतिवर्ष करता है उसका 55% यानी कि 55% केवल आयात से होता है, यानी इंपोर्ट से होता है। तो हाल ही में आपको पता होगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक न्यू स्कीम को लॉन्च किया, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल पाम्स, एंड ये भी चीज़ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने दर्शाई है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट राज्य है या उत्तर पूर्वी राज्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल पाम्स या खाद्य तेल के उत्पादन पर बल दे। तो आप इस डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट डेटा है वो है INDC से संबंधित, यानी कि इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये हमने पेरिस डील के अंतर्गत कुछ पर्टिकुलर गोल्स लिए थे, गोल सेट किए थे। यदि आप हाल के करंट अफेयर से चित परिचित होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगी कि इंडिया पर एक प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है कि भारत कार्बन न्यूट्रलिटी गोल बाय 2050 या 2060 तक एक इस प्रकार के गोल पर एम करे या प्लेज करे या इस प्रकार के गोल की एक प्रतिज्ञा ले। तो देखिए भारत ऐसा अभी कोई भी गोल लेना नहीं चाहता या लक्ष्य स्थापित नहीं करना चाहता है कि वो पूरी तरीके से कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा 2050 या 2060 तक, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स का ये मानना है कि यदि हमने ऐसा कोई गोल अभी से सेट कर लिया तो जिस प्रकार का डेवलपमेंट हमें चाहिए आगे, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है और ज़रूरी है कि हमारा डेवलपमेंट ठीक तरीके से हो, तो ऐसे गोल सेट करने पर उस प्रकार का डेवलपमेंट नहीं आ पाएगा। तो ये जो डेटा है वो हाल में एक आर्टिकल आया था जो कि पर्यावरण सचिव के द्वारा लिखा गया था। तो उसके अंतर्गत ये दर्शाने की कोशिश की गई थी कि भारत ने जो अपने गोल सेट किए थे, INDCs गोल सेट किए थे, उसमें भारत कितना खरा ऑलरेडी उतर चुका है। तो जो विश्व है, जो दबाव बनाने की कोशिश भारत पर हो रही है विकसित देशों के द्वारा, इवन जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 26 ग्लासगो समिट आने वाला है उसमें भी, उसके अंतर्गत भी भारत पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि भारत कुछ इस प्रकार कार्बन न्यूट्रलिटी गोल ले। तो सचिव ने, पर्यावरण सचिव ने ये चीज दर्शाने की कोशिश की थी कि भारत ने ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर लिया। तो आप ये डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए भारत ने गोल लिया था कि 40% रिन्यूएबल पावर बाय 2030, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का जो जो प्रतिशत होगा वो 40% होगा भारत के उत्पादन में 2030 तक। भारत ऑलरेडी अभी से ही 39% पे पहुंच चुका है। देन आप ये दर्शा सकते हैं, सेकंड डेटा है कि 20 to 25% रिडक्शन ऑफ द कार्बन बाय 2030, ये गोल था भारत का INDC के अंतर्गत। भारत ने 24% ऑलरेडी अचीव कर लिया है 2005 से 2016 के मध्य। देन भारत ने ये भी प्लेज की है कि 2030 तक 450 गीगावाट या गीगावाट, आपको जो प्रोनाउंस करना आप कर सकते हैं, 450 गीगावाट्स भारत नवीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी में प्रोड्यूस करेगा। देन कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी भारत ने ग्रीन डेवलपमेंट के लिए किए हैं। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है $27 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत ने किया बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए। देन $3.5 बिलियन का भी इन्वेस्टमेंट भारत ने किया फोटोवोल्टाइक सेल्स के निर्माण के लिए। एंड $780 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा वन को लगाने के लिए, एफॉरेस्टेशन के लिए। तो ये चीज़ आप दर्शा सकते हैं। देन अब चलिए एथिक्स या एसए के डेटास को देखते हैं। इसमें काफ़ी सारे डेटाज हैं। तो फर्स्ट डेटा है कैलकाटा यूनिवर्सिटी का। इन्होंने हाल ही में एक बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है कि इन्होंने जो फीस होती है उसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है पैंडेमिक ईयर के लिए। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी तरीके की कोई भी फीस छात्रों को इस वर्ष नहीं देनी पड़ेगी। तो आप बता सकते हैं कि कैसे ये एक एजुकेशनल एथिकलिटी दर्शाता है, यानी कि शिक्षा में नैतिकता के मूल्यों को सामने लेकर आता है। जो यूनिवर्सिटी है उनके अंतर्गत सिंपैथी कंपैशन का मूल्य है छात्रों के प्रति। तो आप ऐसे मूल्यों को जोड़ते हुए ये डेटा का यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट डेटा है ऑनलाइन गेमिंग मिनेस। यदि आपको पता होगा तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी ये चीज़ बताई है कि जो गेमिंग है वो एक प्रकार का मानसिक तनाव या मेंटल डिसीज बनता हुआ नजर आ रहा है। तो चाइना ने हाल में एक कदम उठाया है कि जो भी लेस देन 18 ईयर ओल्ड है, 18 वर्ष से कम बच्चे हैं, उनके लिए चाइना ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि
किस तरीके से उन्हें गेमिंग खेलना है। अगर वो गेमिंग खेलना चाहते हैं तो केवल वो 1 घंटा खेलेंगे फ्राइडे को, वीकेंड्स में या हॉलीडेज में, क्योंकि ये चाइना गवर्नमेंट ने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम अपना गेमिंग में लगा रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग में लगा रहे हैं। तो चाइना ने इसलिए ये कदम उठाया, कड़ा कदम उठाया। देन ये एक अन्य डेटा है, तालिबान हेड जो है, पॉलिटिकल हेड है दोहा में, उनका नाम है शेर मोहम्मद स्टैनिकज़ाई। तो मैंने यहाँ पर इनका डेटा इसलिए लेकर आया, इनका उदाहरण इसलिए लेकर आया क्योंकि ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी इंडिया में जो मिलिट्री एकेडमी है, इसके अंतर्गत आप यूपीएससी की कंबाइंड डिफेंस सर्विस की जो एग्जाम होती है उसके थ्रू अंदर जाते हैं। तो वो जो शेर मोहम्मद स्टैनिकज़ाई है वो इस संस्था से पास आउट है। तो देखिए कई बार ये होता है कि आपके पास इंटेलिजेंस होती है, आपके पास नॉलेज अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि आपके पास एथिकलिटी नहीं होती है, नैतिकता नहीं होती है, तो आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो आपको जैसे पता ही होगा कि तालिबान ने किस प्रकार से पिछले 10-20 वर्षों के अंतर्गत एक आतंकवादी संगठन की भूमिका निभाई है, और उस आतंकवादी संगठन के ये हेड रहे हैं शेर मोहम्मद स्टैनिकज़ाई। तो उन्होंने किस तरीके से अपनी शिक्षा का उचित इस्तेमाल नहीं किया, आप ये बात यहाँ पर दर्शा सकते हैं। देन नेक्स्ट डेटा शैलेंद्र सिंह जी का। शैलेंद्र सिंह जी जैसे आप यहाँ पर फोटो में देख ही होंगे, टर्टल उन्होंने पकड़ा हुआ है। उन्होंने हाल ही में भेलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड को जीता है। उनके जो कार्य रहे हैं वो पूरी तरीके से जितने भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड टर्टल्स जो रहे हैं उन्हें बचाने पर उन्होंने बल दिया है। तो आप यहाँ पर ये दर्शा सकते हैं कि एनवायरमेंटल एथिकलिटी के लिए शैलेंद्र सिंह जी जाने जाते हैं, और वो प्रेरित कर रहे हैं बाकी सब व्यक्तियों को भी कि जितने भी संकटापन जाति है, प्रजाति है, उन्हें बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बल दें। तो हमारे मन के अंतर्गत जो एनवायरमेंटल एथिकलिटी नहीं रहती है, ऐसे व्यक्ति उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर इनका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो चलिए जो आपके डेटाज हैं वो पैरालंपियन से संबंधित है। जैसे आपको पता ही होगा कि वर्तमान समय में भारतीय पैरालंपियंस ने टोक्यो ओलंपिक्स के अंतर्गत बहुत बेहतरीन मेडल्स जीते हैं। लगभग 11 मेडल्स हमारे देश के लिए पैरालंपियंस ने जीते हैं। तो अब आप उनका उदाहरण भी एथिक्स या ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। देखिए पहला उदाहरण है मरियप्पन जी का। मरियप्पन हाई जंप के लिए उन्होंने हाल ही में सिल्वर टोक्यो ओलंपिक्स के अंतर्गत जीता है, सिल्वर मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में। तो इनकी जो दास्तान रही है वो बहुत ही कठिनाइयों से भरी हुई है। यदि आप इनके जीवन के अंतर्गत देखेंगे तो जब ये 5 वर्ष के थे तब इनके ऊपर बस चढ़ गई थी, और जिसके चलते इनका जो बाया पैर है या लेफ्ट लेग है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। देन जो इनकी माँ है, क्योंकि ये बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, तो वो ब्रिक करियर है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करती हैं, और साथ ही साथ सब्जी बेचने का भी काम करती है, वेजिटेबल वेंडर भी है। इसके पश्चात, इन कठिनाइयों के पश्चात भी उन्होंने जीवन में हार नहीं मानी और गोल्ड मेडल रियो ओलंपिक्स में भी जीता, एंड अभी हाल में सिल्वर मेडल जीता टोक्यो ओलंपिक्स में हाई जंप के अंतर्गत। तो आप इनका उदाहरण देख सकते हैं। देन भाविना पटेल जी हैं। भाविना पटेल जी ने सिल्वर मेडल जीता है हाल में टोक्यो ओलंपिक्स के अंतर्गत टेबल टेनिस में, जो कि भारत में आज तक किसी ने नहीं जीता है। उन्होंने ये कार्य कर दिखाया। 12 महीने की जब थी भाविना जी, पोलियो इन्हें हो गया था। इसके पश्चात भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जीवन में लगातार जूझती रही, और आज इन्हें सिल्वर मेडल मिला है। देन जो नेक्स्ट अचीवर है वो सुमित जी हैं। ये जैवलिन थ्रोअर है। देखिए जो सुमित जी हैं उनकी कहानी भी बहुत इंस्पायरिंग है। 2015 तक सुमित जी रेसलर बनना चाहते थे, क्योंकि ये सुशील कुमार से बहुत प्रभावित हैं, हरियाणा से संबंध रखते हैं। वहां पर आपको पता ही होगा कि किस तरीके से रेसलिंग एक ड्रीम के रूप में देखा जाता है। लेकिन एक्सीडेंट हो जाने के चलते जो इनका नी से बिलो का पोर्शन है, यानी कि घुटनों से नीचे का जो पोर्शन है वो पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया था, और वो उसे हटाना पड़ा था। इसके पश्चात भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, नया ड्रीम देखा, नए सपने देखे, और जैवलिन थ्रोअर के रूप में इन्होंने एक नया ड्रीम अचीव करने पर बल दिया, और गोल्ड मेडल इन्हें टोक्यो ओलंपिक्स में हाल ही में मिला है। तो नीरज चोपड़ा जी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आपको सुमित जी का भी नाम लेना पड़ेगा कि किस तरीके से गोल्ड मेडल ये टोक्यो ओलंपिक्स में इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी इन्होंने अचीव करने में एक भूमिका निभाई है। देन देवेंद्र झझारिया जी, ये भी हरियाणा से संबंधित है। इनका मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये 40 वर्ष के हैं। देखिए कई बार क्या होता है, जब आप इतनी बड़ी उम्र में पहुंच जाते हैं तो वैसे ही जीवन में आपको लक्ष्य नजर नहीं आते हैं, और लक्ष्य आप निर्धारित भी फिर उसके पश्चात नहीं करना चाहते। लेकिन 40 वर्ष होने के बावजूद ये लगातार खेल रहे हैं, और भले ही पैरालंपियन है, भले ही जीवन में कितनी भी कठिनाई है, लेकिन बिल्कुल नहीं रुक रहे हैं। एथेंस, देन रियो ओलंपिक्स, और वर्तमान समय में टोक्यो ओलंपिक्स के अंतर्गत भी सिल्वर मेडल इन्होंने प्राप्त किया। आप ये दर्शा सकते हैं कि जब ये 9 वर्ष के थे तो हाई टेंशन लाइन पर इन्होंने हाथ रख दिया था, जिसके चलते इनका जो बायां हाथ है उसे हटाना पड़ा था। उन कठिनाइयों के बावजूद भी
हिम्मत नहीं हारी और लगातार 3 ओलंपिक्स के अंतर्गत इन्होंने मेडल्स हासिल किए। देन अवनी जी, इन्होंने वर्तमान समय में शूटिंग के अंतर्गत मेडल हासिल किया है। 2012 के अंतर्गत यदि आप इनकी स्टोरी सुनेंगे तो वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग है। कार एक्सीडेंट में इनको स्पाइनल इंजरी हुई थी, जिसके चलते ये वापस जैसे नॉर्मल इंसान चलते हैं उस तरीके से चल पाने में अक्षम थी। इसके पश्चात इन्होंने क्या किया, अ शॉट एट हिस्ट्री, जो कि अभिनव बिंद्रा जी के द्वारा किताब लिखी गई है, उसे पढ़ा, उससे इंस्पायर हुई, इंस्पिरेशन लिया और उसके पश्चात इन्होंने शूटिंग शुरू की। और इस कंपटीशन में वर्तमान समय में इन्होंने 2 मेडल्स हासिल किए हैं टोक्यो ओलंपिक्स के अंतर्गत, एक गोल्ड है और दूसरा ब्रॉन्ज है। तो इनकी भी स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है। एंड देन हरविंदर जी, आर्चरी के अंतर्गत देखिए भारत में आज तक किसी को भी ओलंपिक्स के अंतर्गत मेडल नहीं मिला है, तो इन्होंने पुनः एक इंडियन रिकॉर्ड स्थापित किया है। जब ये 1.5 वर्ष के थे तो डेंगू के चलते, जो डेंगू की बीमारी थी उसके चलते जिस प्रकार का इन्हें इंजेक्शन दिया गया था, एक रॉन्ग इंजेक्शन इनको दे दिया गया डॉक्टर्स के द्वारा, जिसके चलते पूरी तरीके से इनके जो पैर हैं या जो लेग्स हैं वो काम करना बंद कर दिए। लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जो इनके पिता हैं वो किसान हैं और जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे को आर्चरी में इंटरेस्ट है या तीरंदाजी में इंटरेस्ट है, तो पूरी तरीके से अपने खेत को उन्होंने तीरंदाजी रेंज में या आर्चरी रेंज में बदल दिया, परिवर्तित कर दिया और लगातार इन्होंने प्रैक्टिस की, हिम्मत नहीं हारी, पढ़ाई भी जारी रखी। आप देख सकते हैं कि उन्होंने पीएचडी किया इकोनॉमिक्स में और वर्तमान समय में टोक्यो ओलंपिक्स के अंतर्गत ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आप कुछ इस प्रकार के उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद भी व्यक्ति अपनी हिम्मत नहीं हारता और हिम्मत हारनी भी नहीं चाहिए। ये पैरालंपियंस हमें ये चीज़ें दर्शाते हैं। देन ये लास्ट डेटा है इस पूरे के पूरे फैक्टॉइड्स में, केस स्टडी है। देखिए ये भी स्पोर्ट्स कल्चर से संबंधित है। कई सारे देशों का कंपैरिजन करवाया गया और बताया गया कि किस तरीके से भारत में गलत अवधारणाओं पर बल दिया जा रहा है और ज़रूरी है कि कुछ अलग चीज़ों पर बल दिया जाए। देखिए जो भारत में गोल्ड जीतता है, हाल में नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता है और उन्हें जितनी प्राइज मनी विभिन्न इंस्टीट्यूशंस, विभिन्न स्टेट्स या राज्यों के द्वारा दी गई है, लगभग 15 करोड़ रुपए उन्हें मिले, यानी कि ये यूएस मिलियन डॉलर्स के अंतर्गत $2 मिलियन होता है। यदि आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात करेंगे तो वहाँ पर जो व्यक्ति गोल्ड मेडल जीतता है उसे 28 लाख रुपए दिए जाते हैं, यानी कि $37,500। और कई अन्य विकसित देशों के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति गोल्ड मेडल जीतता है ओलंपिक्स में तो वहाँ पर $70,000 देने की परंपरा है। चाहे आप ताइवान ले लीजिए, चाहे आप साउथ कोरिया ले लीजिए। तो ये दर्शाया जा रहा है कि भारत के अंतर्गत गोल्ड मेडल यदि किसी व्यक्ति को मिलता है तो उसे इतनी ज़्यादा हाई अमाउंट प्राइज मनी के रूप में दी जाती है। जबकि यदि हम स्पेंडिंग ऑन स्पोर्ट्स देखेंगे कि कितना खर्चा किया जाता है, तो जो पूरा का पूरा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम था, भारत का टॉप स्कीम था, उसमें टोटली 36 करोड़ रुपए ही स्पेंड हुए थे। यानी कि पिछले 4 वर्षों के अंतर्गत जो ये स्कीम चलाई जा रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, केवल 36 करोड़ रुपीज ही स्पेंड हुए हैं। जबकि यदि आप केवल एक मेडल जीतेंगे तो आपको 15 करोड़ दे दिया जाता है। तो ये डिस्पैरिटी है, ये भेदभाव है, क्योंकि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के अंतर्गत लगभग 150 प्रतिभागियों को ट्रेन किया जा रहा था कि वो लोग मेडल लेकर आएंगे, लेकिन उनके लिए केवल 36 करोड़ रुपीज ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलॉकेट किए थे। और जब आप एक मेडल जीतते हैं तो 15 करोड़ रुपीज आपको दे दिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है। यदि आप ब्रिटेन की बात करेंगे तो 2012 के अंतर्गत जो लंदन ओलंपिक्स हुए थे उसमें प्रत्येक गोल्ड मेडल को लेकर आने के लिए ब्रिटेन ने 46 करोड़ रुपए यानी कि 46 करोड़ रुपए स्पेंड किए थे। तो आप देख सकते हैं कि भारत और ब्रिटेन के अंतर्गत कितना बड़ा डिफरेंस है। तो ये आप डेटा यूज कर सकते हैं, केस स्टडी यूज कर सकते हैं अपने एसए के अंतर्गत, एथिक्स के अंतर्गत, या फिर कभी कभी क्या होता है जीएस3 में भी स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि भारत को जरूरी है कि जो अपनी स्पेंडिंग है, जो खर्चे हैं, जो निवेश है स्पोर्ट्स के अंतर्गत, उसे थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। तो लेसन यहाँ पर क्या मिलता है कि मेडल बेस्ड कल्चर नहीं होना चाहिए, मेडल बेस्ड कल्चर को मना कीजिए और जो स्पोर्टिंग कल्चर है उसे बढ़ावा दीजिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी और आप इन डेटास का यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आंसर्स, अपने एसे, एथिक्स के केस स्टडीज़ उसके अंतर्गत यूज़ करने की कोशिश कीजिए, एथिक्स में यूज़ करने की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इन एग्जाम्पल्स को, जो न्यू एग्जाम्पल्स हैं। और हो सके तो अपने लाइफ के अंतर्गत भी इन एग्जाम्पल्स को लेकर आइए। जैसे आप पैरालंपियन से इंस्पायर हो सकते हैं कि कितनी कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार आगे बढ़ते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।